नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तीसरी क्लास होने वाली है। एक चीज और देख लीजिए कि ये क्लास आपको कल भी एक बार दी जा चुकी थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। थोड़ी सी मिस्टेक क्या थी, मेरे बोलने में 2-3 जगह पे कुछ एक ही नाम मैंने गलत जो है बोल दिया था, 2-3 बार बोल दिया था और एक मिसप्रिंट हो गया था टाइप में। वही एक रीजन था जिसकी वजह से उस वीडियो को हटा दिया गया और दोबारा से ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, अपलोड की जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, कहीं जरा सी भी कुछ कमी हो तो उसके लिए परेशान ना होइए। जैसा मुझे लगेगा, देखिए मैं भी आप लोगों के सामने जब आता हूं तो एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि एक विद्यार्थी के रूप में आता हूं। कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है आप लोगों से, और जो मैं करता हूं इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब भी कहीं कोई कमी आप लोगों को दिखे कि ये चीज यहाँ पे गलत हो गई है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर देखा कीजिए। मैं वहां पर उसको पिन कर दिया करूंगा, या फिर अगर ऐसी कोई कमी होगी जिसको सुधार करवाना होगा तो एक अलग से वीडियो में या फिर जैसे भी हो सकेगा वो सुधार जरूर करवाया जाएगा। उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है, तो आज की तीसरी क्लास आपको फिर से दी जाएगी। और जितने भी हमारे साथी नए हैं चैनल पर, पहले 2 क्लासेस की जा चुकी हैं जिन्हें जाकर के आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा बिहार टीचर के नाम से, और ये भी आपको मिल जाएगा यहां पर भी। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो मुख्य रूप से 1916 लखनऊ पैक्ट से शुरू होगी, जिसमें कल जो है, कल वाली क्लास में जिन लोगों ने देखा होगा क्लास, यहां पर जो है नाम में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था और मैंने वही नाम 2-3 बार बोल दिया है ना, क्योंकि जब कैमरे को देख के पढ़ाना होता है तो थोड़ा बहुत रहता है। फिलहाल कोई नहीं, हम लोग आज इस क्लास को फिर से करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं। रिवाइंड क्या करना है उसको एक बार देखते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एक बार हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ रखा है वो पढ़ा है, देखिए पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 पार्ट में हम लोगों को पढ़ना था। किस किस पार्ट में पढ़ना था ये भी एक बार देखते हैं। पहला पार्ट था 1885 से 1905, जिसे हमने उदारवादी चरण कहा, और 1905 से 1919 जिसे उग्रवादी चरण कहा, और 1919 से 1946 जो है गांधीवादी चरण या गांधीवादी युग कहा गया। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने 1885 को पूरा पढ़ लिया है, और 1905 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो 1905 से 1911 तक का घटनाक्रम हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर कर लिया है। आज हम लोग क्या करने वाले, 1911 के आगे से लेकर के 1919 तक के घटनाक्रम को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखा करिए। अगर आपको लगता है कि क्लास लंबी है तो आप वीडियो का टाइम जो है बढ़ा लिया करिए, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियो को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपको मिलेगा जो आपके लिए आपने नहीं पढ़ा होगा, या फिर हो सकता है कि घटनाक्रम एक क्रम में आपको मिल जाए, है ना, और पढ़ने में आपको मजा आ जाए। चलिए, तो हम लोगों ने 1911 तक का घटनाक्रम पूरा पढ़ लिया है। आज जो हमारी क्लास शुरू होगी वो 1912 के घटनाक्रम से शुरू होगी। किससे शुरू होगी, 1912 के घटनाक्रम से शुरू होगी। अब मैं पीछे की घटनाओं का रिवीजन नहीं करूंगा। ठीक है, 1911 की जो घटना थी, यहां का एक मुख्य पॉइंट जो है, 2 मुख्य बिंदु थे जिसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि क्या था, घटना क्या थी, तो घटना थी दिल्ली दरबार। क्या थी, दिल्ली दरबार थी। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया। अब दिल्ली दरबार क्यों लगाया जाता था, तो जब ब्रिटेन में महाराजा महारानी बनते थे तो उन्हीं के लिए, राज्याभिषेक के लिए, क्योंकि भारत एक उपनिवेश था ब्रिटिश का, इसीलिए जो है दिल्ली दरबार का आयोजन भारत में भी किया जाता था और बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता था इसमें। अब ये कितनी बार आयोजित किया गया, तो दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित किया गया है। ठीक है, तो 3 बार आयोजित किया गया। कब कब आयोजित किया गया, तो आइए एक बार हम लोग इसको फटाफट से रिवीजन करते हैं। ठीक है, ज्यादा समय इसमें हम लोग नहीं देंगे। एक था 1877 में, एक हुआ 1903 में, और एक हुआ आपका 1911 में आयोजित किया गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो 1877 के समय एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि वायसराय कौन था। 1877 के समय
वायसराय कौन था? ठीक है, तो वायसराय था लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो ये वायसराय आपको याद में रखना है, लॉर्ड लिटन। और इसका भी क्या किया गया था दोस्तों? इसका भी भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया था। क्या किया गया था? भारतीयों के द्वारा इसका भी विरोध किया गया था। क्यों? क्योंकि उसी समय दक्कन मतलब दक्षिण में अकाल पड़ा था, फिर भी ज्यादा पैसा खर्च किया गया। 1903 में जो हुआ, उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था कर्जन। कौन था? वायसराय था कर्जन। और इसमें इतना पैसा उड़ाया गया कि इसे सर्वाधिक खर्चे वाला दरबार भी कहा गया। ये आपने पढ़ लिया है। क्या कहा गया? सर्वाधिक खर्चे का दरबार। ठीक है, सर्वाधिक खर्चे वाला दरबार भी कहा गया इसे, तो ये भी आपको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है 1911 का। 1911 में ये एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें कौन कौन आया था? जॉर्ज पंचम, ठीक है, और इनके साथ में थी महारानी मैरी। ठीक है, ये दोनों लोग आए थे और ये पहला ऐसा दरबार था जिसमें जो है सम्राट खुद ही उपस्थित हुए थे, जिसमें सम्राट खुद उपस्थित हुए थे। ये पहला ऐसा दरबार लगा था, मतलब पिछले दोनों में नहीं आए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें कि वायसराय कौन था, तो 1911 में जो आपका वायसराय था तो वो था हार्डिंग। कौन था वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग जो था वो उस समय वायसराय था। कहां का? भारत में वायसराय था। कौन था? हार्डिंग। ठीक है, ये आप इस तरह से मैं बना के लिख लेंगे। ठीक, वायसराय हार्डिंग था, ये आपको पता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहां पर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, आपको पता है। एक जो है बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और दूसरा था राजधानी परिवर्तन कर दिया गया। राजधानी को क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। ठीक है, राजधानी को बदल दिया गया। अब आप यहां पर देखिए कि बंगाल विभाजन अगर किया गया तो इसमें आपको महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। पहली जो चीज आपको ध्यान रखनी है, अरुंडेल समिति। क्या ध्यान रखनी है? अरुंडेल कमेटी जो बनाई गई थी। ठीक है, अरुंडेल कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1906 में। इसी की रिपोर्ट पर यह बंगाल का विभाजन क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था। और दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है कि अब क्या किया गया, तो बंगाल से क्या किया गया? बंगाल अलग हो गया था। बंगाल से असम को अलग किया गया और एक नया प्रांत बना दिया गया। माफ कीजिएगा, बंगाल से उड़ीसा और बिहार को बाहर कर दिया गया। क्या किया गया? उड़ीसा और बिहार को अलग किया गया और इसके साथ ही साथ असम को एक नया प्रांत बना दिया गया। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, ये पूरा आपने पढ़ लिया। राजधानी परिवर्तन में क्या हुआ, तो राजधानी जो है ये कोलकाता से कहां ले जाई गई? कोलकाता से ले जाई गई दिल्ली। ठीक है, कोलकाता से ले जाई गई दिल्ली। अब ये एक चीज समझिए कि घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा जो हुई थी ले जाने की, ये हुई थी 12 दिसंबर। ठीक है, 12 दिसंबर 1911। इसे आप 12-12-11 कर सकते हैं। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई थी और परिवर्तन कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को राजधानी परिवर्तित कर दी गई। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ? राजधानी का परिवर्तन हो गया। तो इतनी सारी पुरानी घटना थी जो आपने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो 1911 के बाद जो महत्वपूर्ण आता है 1912 में। ठीक है, 1912 में जो महत्वपूर्ण आता है उसको एक बार हम लोग देखते हैं क्या है। यहीं से अभी पिछली बार जो पिछला हमने पढ़ा है, ये पूरा 1911 का दिल्ली दरबार जो था ये हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। अब की वाली आज की क्लास यहां से शुरू हो रही है आपकी 1912 से। ठीक है, 1912 हम लोग एक एक घटनाक्रम को पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक सन के हिसाब से। 1912 में क्या हुआ? हार्डिंग बम कांड जो है ये सबसे महत्वपूर्ण घटना रही। हार्डिंग बम कांड, अब ये क्या थी इसको एक बार हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जब 1911 में राजधानी के परिवर्तन की घोषणा हुई तो उस समय वायसराय कौन था? हार्डिंग था।
तो ये आप याद रखेंगे कि हार्डिंग कौन था, तो हार्डिंग था वायसराय। कौन था? वायसराय था हार्डिंग। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि जब राजधानी परिवर्तन हो गई, 1 अप्रैल 1912 को राजधानी बन गई, तो ये जो है दिसंबर में कहां आ रहे थे? हार्डिंग जा रहे थे दिल्ली। और जैसे ये दिल्ली में प्रवेश किए, ठीक है, दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली में जैसे ये प्रवेश किए, वो डेट जो है आपकी 23 दिसंबर थी। क्या थी? 23 दिसंबर 1912। 23, 12 और 1912, ठीक है। 23 दिसंबर 1912 ये दिल्ली जा रहे थे सपरिवार। आप ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा मैप के हिसाब से आप समझ जाइएगा। सपरिवार ये दिल्ली जा रहे थे और उसी में क्या हो गया भैया कि एक है रास बिहारी बोस, क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, ठीक है। रास बिहारी बोस ने क्या किया? इनके ऊपर, हार्डिंग की गाड़ी के ऊपर क्या किया? बम फेंक दिया, ठीक है। बम फेंक दिया और हार्डिंग क्या हुआ? घायल हो गया, ठीक है। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो कई सारे लोग पकड़े गए। अब पकड़े गए लोगों में एक बार आप देख लीजिए, जब जांच शुरू हो गई इसकी तो कौन कौन पकड़ा गया। अब देखिए पकड़े जाने में क्या हुआ, एक तो रास बिहारी बोस थे, ये कहां भाग गए? ये जापान भाग गए। जापान भाग गए जब जांच शुरू हुई, ठीक है, जापान भाग गए। इसके बाद एक थे दीनानाथ। कौन थे? एक थे दीनानाथ। दीनानाथ क्या किए? दीनानाथ जो है ये सरकारी गवाह बन गए। क्या बन गए? ये बन गए सरकारी गवाह, ठीक है, सरकारी गवाह बन गए। अब इसके बाद 4 लोगों को क्या होती है? फांसी हो जाती है। इसमें मुकदमा चलाया जाता है और 4 लोगों को फांसी हो जाती है। चारों लोगों के नाम आप देख लीजिए। एक है मास्टर अमीर चंद, ठीक है, मास्टर अमीर चंद। एक है बसंत कुमार, ठीक है। एक है बाल मुकुंद। एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक। एक है बाल मुकुंद, ठीक है, बाल मुकुंद। और एक है अवध बिहारी लाल। कौन? अवध बिहारी लाल। तो ये 4 लोगों को क्या होता है? फांसी दे दी जाती है। एक लोग सरकारी गवाह बन जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और रास बिहारी बोस क्या है? जापान भाग जाते हैं। तो ये आपका पूरा दिल्ली बम कांड, हार्डिंग बम कांड हो गया। अब इसके बाद हमारा आएगा 1913, ठीक है। 1913 में जो महत्वपूर्ण घटना होगी उसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे। 1913 की महत्वपूर्ण घटना में देखिए एक ही घटना आपको पढ़नी है और उसमें भी क्या है? गदर पार्टी। क्या है? गदर पार्टी का गठन, ठीक है। अब इसमें आपको समझना है गदर पार्टी का गठन कहां हुआ। देखिए इससे संबंधित जो भी चीजें हैं एक एक बार में हम लोग आराम से कवर कर लेते हैं, ठीक है। गदर पार्टी का जो गठन किया गया, ये किया गया 1 नवंबर 1913 को, ठीक, 1 नवंबर 1913 को इनका गठन किया गया। गठन किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया। किसने किया? लाला हरदयाल। और इस गठन की एक पत्रिका थी। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक इनका पत्र था। पत्र का नाम क्या है दोस्तों? पत्र का नाम है, देखिए पत्र का नाम है गदर। और ये पत्र का जो पहला अंक प्रकाशित होता है ये होता है 1 नवंबर 1913 को। और इसी पत्र के नाम पर इस गदर पार्टी का गठन भी किया जाता है और वहीं उसी दिन से गदर पार्टी बन जाती है। एक पार्टी सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर? स्थान आप देख लीजिए कहां पर होती है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। और ये कहां पर है? तो ये है सैन फ्रांसिस्को। एक मिनट, और ये दोस्तों शहर है कहां का? यूएसए का शहर है। उस समय अमेरिका में जो है क्या हुआ था, वहां पर भी भारतीयों ने अपनी क्रांति शुरू की थी स्वतंत्रता के लिए, ताकि जो वहां का प्रभाव भारत पर पड़े,
ठीक है, इसीलिए वहां पर भी कुछ गतिविधियां इस तरीके से चलनी शुरू हो गई थी। तो आप गदर पार्टी के बारे में इतनी सारी चीजें जरूर नोट करेंगे। और ये गदर जो पत्र है ये किस भाषा में, पहला जो अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद इसी समय में गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये गुजराती, पंजाबी और हिंदी तक ऐसे प्रकाशित होता रहा, कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। तो पहली बार जो इसका प्रकाशन किया गया था वो किसमें किया गया था, वो किया गया था आपका उर्दू में। ठीक है, इसके बाद 1913 में ही पंजाबी में भी प्रकाशित हुआ, और 14 में फिर किसमें, गुजराती में प्रकाशित हुआ, और उसके बाद फिर 15 में जाकर के किसमें प्रकाशित हुआ, हिंदी में भी इसका प्रकाशन किया गया। तो ये 1913, ये भी 1913, ये 1914 और हिंदी 1915 में प्रकाशन इसका शुरू हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना, सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन किया गया। तो 1913 की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये रही। अब हम लोग आते हैं 1914 में। अब देखिए 1914 में क्या हुआ, सबसे पहले समझिए 1914 की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं। 1914 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं बनती हैं। कौन सा, एक तो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। क्या होता है, प्रथम जो विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 से 1918 तक चलता है। ठीक है, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है कामागाटामारू प्रकरण। ठीक है, कामागाटामारू प्रकरण, ये एक महत्वपूर्ण घटना आपकी बनेगी। ठीक, 1914 की महत्वपूर्ण दो घटनाएं आपको पढ़नी है। अब एक चीज समझिए, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था ये भी समझ लीजिए। तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और जो है उसकी पत्नी जो थी सोफिया, दो थे राजकुमार फर्डिनेंड और पत्नी सोफिया, ऑस्ट्रिया के थे। उनकी हत्या हो जाती है सर्बिया में। इसी का बदला लेने के लिए जुलाई में 28 जुलाई 1914 को क्या होता है, सर्बिया पर आक्रमण कर दिया जाता है ऑस्ट्रिया के द्वारा। और उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी भी उसमें कूद पड़ता है। और दोस्तों होता क्या है कि 1 अगस्त 1914 को आक्रमण के साथ क्या होता है, इसकी शुरुआत हो जाती है प्रथम विश्व युद्ध की। अब इसमें जो है ब्रिटेन भी कूद पड़ता है, और ब्रिटेन के कूदने के साथ ही जैसे ही ब्रिटेन ने इसमें भाग लिया तुरंत क्या हुआ, भारत इसका उपनिवेश था तो भारत भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि 1915 में क्या होगा, 1915 में जब गांधी जी भारत आएंगे 9 जनवरी को, तो ये इनसे आग्रह किया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप भारतीयों को साथ देने के लिए प्रेरित करिए। फिर गांधी जी क्या करते हैं, गांव-गांव जा करके प्रेरित करते हैं, जिसके कारण इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है। हम आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकरण ये हो गया। दूसरा आपका प्रकरण है कामागाटामारू प्रकरण। ठीक है, तो कामागाटामारू प्रकरण सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें जो है ये कामागाटामारू है क्या। ठीक है, कामागाटामारू जो है ये एक जापानी जहाज है। ठीक है, कामागाटामारू एक जापानी जहाज है और जापानी जहाज है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इस प्रकरण का कहां पर जो है विवरण मिलता है। जो कामागाटामारू प्रकरण है इसका विवरण जो है एक किताब आपकी है उसी में मिलता है, कैंपबेल की किताब है। ठीक है, कैंपबेल की किताब है भारत में राजनीतिक व्याधि करके एक इनकी किताब है। चलिए, एक किताब है पुस्तक। ठीक है, पुस्तक में विवरण मिलता है। कौन सी पुस्तक है, तो ये है भारत में राजनीतिक व्याधि। ध्यान से देखिए, भारत में ये किताब आपसे पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया राजनीतिक व्याधि। ठीक है, भारत में राजनीतिक व्याधि नाम की किताब। अब ये किताब है किसकी, तो ये किताब है कैंपबेल की। किसकी किताब है, कैंपबेल की किताब है। तो ये क्या है दोस्तों, ये इस किताब के लेखक हैं, यहीं पर इसका विवरण मिलता है। भारत में राजनीतिक व्याधि पुस्तक में इसका विवरण मिलता है। ठीक है, अब ये है क्या, ये भी समझिए कि ये प्रकरण क्या है। तो प्रकरण में आपको धीरे धीरे लेके चलता हूं।
कनाडा के द्वारा, कनाडा सरकार से रिलेटेड है ये भी समझिए, कनाडा सरकार के द्वारा एक जो है कानून लाया गया था। कौन सा कानून था? अप्रवासी कानून। कौन सा कानून था? अप्रवासी कानून था। और इस कानून में क्या था? कानून में यह कहा गया था कि यदि कोई भी भारतीय कनाडा आना चाहता है तो केवल उसी भारतीय को प्रवेश दिया जाएगा जो भारत से सीधे कनाडा आएगा। क्या होगा? अप्रवासी कानून में था कि वही भारतीय जो है कनाडा में आने के लिए वैलिड होगा, मतलब एक तरीके से अनुमति दी जाएगी जो सीधे भारत आएगा, माफ कीजिएगा, जो सीधे कनाडा आएगा। क्या होगा? जो भारत से सीधे कनाडा आएगा उसी को जो है अनुमति दी जाएगी कनाडा में आने की। यह था कनाडा का अप्रवासी कानून। एक बार अच्छे से समझते चलिए। अब हम नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग कामागाटा मारू। चलिए अब समझिए क्या हुआ। अब इसमें जो है कनाडा के उस कानून में तब जाकर के एक चेंज आता है। कब? नवंबर 1913 में। नवंबर 1913 में क्या होता है? 35 भारतीयों को, ठीक है, 35 भारतीयों को अनुमति मिल जाती है अंदर जाने की। कनाडा में अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है कनाडा कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और ये भारतीय ऐसे थे जो सीधे भारत से नहीं आए थे, सीधे भारत से नहीं आए थे। अब यही समझिएगा। अब जैसे ही ये जो है भारतीयों को अनुमति मिलती है तो अब क्या होता है, यहीं पे सबसे बड़ी बात आ जाती है। अब अन्य जो भारतीय थे वो भी सोचते हैं कि अब हमको भी जाना चाहिए वहां, क्योंकि अब तो अनुमति मिल रही है। तो उसी को देखते हुए एक जो है व्यक्ति थे गुरुदत्त सिंह। कौन थे? गुरुदत्त सिंह, ठीक है। गुरुदत्त सिंह ये कहां के थे? ये अमृतसर पंजाब, ठीक है, अमृतसर पंजाब के थे। लेकिन ये एक व्यापारी ठेकेदार आप कह सकते हैं। ये कहां पर? ये सिंगापुर के आसपास में ठेकेदारी करते थे। इन्होंने जो है कामागाटा मारू जहाज को क्या किया? किराए पर लिया। क्या किया? किराए पर लिया, ठीक है। ये जापानी जहाज को इन्होंने किराए पर लिया। और किससे किराए पर लिया? तो एक जो है जर्मन शिपिंग एजेंसी है, नाम याद कर लीजिएगा, जर्मन शिपिंग एजेंसी, ठीक है, जर्मन शिपिंग एजेंसी है। उसी का एक एजेंट था। क्या नाम था उसका? तो मिस्टर बूने। क्या नाम था उसका? मिस्टर बूने नाम था। उसी से इन्होंने क्या किया? इसको किराए पर ले लिया, इस जहाज को, ठीक है। अब जहाज किराए पर ले करके इन्होंने क्या किया? ये जहाज किराए पर ले करके यहां से रवाना हुए। ये थे हांगकांग। जहाज इन्होंने लिया हांगकांग में और ये रवाना कहां के लिए हुए? वैंकूवर कनाडा के लिए, ठीक है। वैंकूवर कनाडा के लिए ये क्या हुए भैया? रवाना हो गए, ठीक है। अब कितने यात्रियों के साथ रवाना हुए? तो ये इन्होंने 376 यात्रियों के साथ इस जहाज को ये लेकर के निकल पड़े, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो है वहां पर पहुंच भी नहीं पाए थे। ये कनाडा पहुंच नहीं पाए। बीच में ही क्या हो गया? कनाडा नहीं पहुंच पाए। तब तक कनाडा सरकार ने क्या किया? कनाडा सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। कनाडा सरकार के द्वारा क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पहुंच ही नहीं पाए थे, ठीक है, रास्ते में ही थे। कनाडा सरकार के द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और वैंकूवर के तट पर पुलिस की घेराबंदी कर दी गई। अब समझिए क्या हुआ। उसी दौरान दो भारतीय थे जिन्होंने जो है कहा कि हम इसके लिए क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे, बगावत करने की बात की। किसने की? बगावत की बात की, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की बात की। किसने किसने की? तो एक थे बरकतुल्ला, ठीक है, ये नाम आप याद कर लेंगे कि उसमें कामागाटा मारू में बगावत की बात किसने की थी? बरकतुल्ला ने। और दूसरे थे भगवान सिंह, ठीक है। कौन थे? भगवान सिंह ने।
विद्रोह के लिए कहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब अनुमति नहीं मिल रही थी वैंकूवर के तट पर, तो इन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा शोर कमेटी। क्या रखा? शोर कमेटी, या इसे ही हिंदी में कहते हैं तटीय कमेटी। ठीक है, तो ये तटीय कमेटी का संबंध आपसे पूछ लेगा कि किससे है, तो आप तुरंत बताएंगे कि कामागाटामारू प्रकरण से, कामागाटामारू प्रकरण से है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो शोर कमेटी बनाई और इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी इनको अनुमति नहीं मिली। और क्या हुआ कि ये जहाज जो है वापस वहां से कनाडा से कहां के लिए निकला, ये कलकत्ता के लिए वापस निकला। कहां के लिए? कलकत्ता के लिए वापस निकल गया। अब ये जहाज फिर वैंकूवर से कहां के लिए वापस निकला, तो वैंकूवर से वापस निकला कलकत्ता के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कलकत्ता के लिए वापस निकल गया ये जहाज। और कलकत्ता में भी कहां गया, तो बजबज एक स्थान है वहां पर गया। ठीक है, ये कलकत्ता में बजबज स्थान, ये जुलाई में वैंकूवर से निकला था और सितंबर में वहां पहुंचा। ठीक है, जुलाई में निकला था और कलकत्ता में कब पहुंचा? 29 सितंबर 1914 को कलकत्ता पहुंच गया। ठीक है, अब जब कलकत्ता पहुंचा तो वहां पर भी अंग्रेजों के बीच इनकी झड़प हो गई। क्या हो गई? अंग्रेजों के बीच इनकी झड़प हो गई। ये घटना पूछता है कि जो वैंकूवर से वापस जहाज कामागाटामारू आया था तो भारत में किस तट पर गया, तो आप कहेंगे बजबज नामक स्थान पर जाकर के वो रुका था। ठीक है, अब यहां पर जब अंग्रेजों के और भारतीयों के बीच में झड़प हुई तो क्या हुआ? 18 यात्री क्या किए गए? मारे गए। 18 यात्री मारे गए और उसमें जो है लगभग 29 व्यक्ति क्या हुए? फरार हो गए। कितने फरार हो गए? 29 फरार हो गए और जो है बाकी को जेल में डाल दिया गया। ये पूरा कामागाटामारू का प्रकरण था। अब उम्मीद करता हूं कि ये आपके एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करते चलेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। 1914 की घटना हम लोगों ने पढ़ ली। अब आप देखिए, विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1914 में। अब आगे अगर हम देखते हैं तो 1915 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, दो मैं आपको बताऊंगा। जिन्होंने पिछली क्लास देख ली है उनको ये सारी चीजें पता है। तो चलिए, दो घटनाएं इसमें महत्वपूर्ण हुई। कौन कौन सी घटना थी? तो देखिए, पहली जो घटना थी वो ये थी 1915 की जो पहली घटना थी, उसके बारे में एक बार देखिए। पहला तो आप समझ लीजिए कि गांधी जी का आगमन हो गया। क्या हुआ? गांधी जी का आगमन हो गया। ठीक, अब देखिए, जब 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे तो उसके बाद ये 2 बार वापस भी आए थे। वापस आए थे एक बार 1897 के आसपास में, 96-97, एक बार ये 1901 में वापस आए थे। तो जब ये 1901 में वापस आए थे उसी समय इन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। तो 1901 में पहली बार कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था भैया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने क्या किया था? पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके जो अध्यक्षता वाचा जी ने करी थी वो भी आप ध्यान रखें। वैसे जरूरी ये है कि गांधी जी ने कब अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1901 में। कुछ लोगों का प्रश्न था कि गांधी जी जब आए 1915 में तो 1901 में उन्होंने कांग्रेस से भाग कैसे लिया। तो अब जान गए आप, 1893 में जाने के बाद गांधी जी 2 बार भारत आए, उसके बाद तीसरी बार ये फाइनली 1915 में आए थे। तो गांधी जी का जब आगमन हुआ तो उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसमें जो है सेना में भर्ती कराने के लिए गांधी जी ने क्या किया? जनसंपर्क किया। ठीक है, जनसंपर्क किया और सेना में भर्ती करवाया इन्होंने भारतीयों को। सेना में क्या किया? भर्ती करवाया भारतीयों को। इसीलिए इनको क्या कहा गया? सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। ठीक है, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये एक घटना हो गई। अब दूसरी घटना जो थी ये आप देख लीजिए। दूसरी घटना 1915 की ये थी
कि कांग्रेस, और ये प्रश्न आपसे देखिए लेवल अच्छा रहेगा तो पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन, क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन हुआ, एक साथ अधिवेशन हुआ, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि जो है एक तो होते हैं 1916 में, लेकिन होता अधिवेशन कब है, पहला 1915 में एक साथ अधिवेशन होता है, ध्यान में रखेंगे। और ये अधिवेशन होता कहां है भैया, तो ये अधिवेशन आपका होता है बंबई में। कहां पर होता है, बंबई में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक मिनट, इसके बारे में अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये अधिवेशन कहां पर होता है, बंबई में अधिवेशन होता है, ठीक है। और वहीं पर ये एक साथ इनका पहला अधिवेशन होता है मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से। जब मोहम्मद अली जिन्ना, आपको मैंने बताया था मुस्लिम लीग में, जब मुस्लिम लीग में पढ़ा रहा था आपको, तो गठन हुआ था 1906 में मुस्लिम लीग का, और 1906 के बाद उसने 1908 के अमृतसर जो अधिवेशन था उसका दूसरा वाला जो अधिवेशन था, पहला कराची में हुआ 7 में, दूसरा 1908 में हुआ अमृतसर में। वहां पर इन्होंने क्या किया, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसको 1909 में मार्ली मिंटो सुधार में क्या किया गया, पारित कर दिया गया था। अब जो है उसके बाद 1913 में कौन, मोहम्मद अली जिन्ना इसमें मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं, ठीक है। जब ये शामिल होते हैं तभी से इनका प्रयास होने लगता है कि ये कांग्रेस में इसको मिलाया जाए। इसका कारण भी था, क्यों मिलाया जाए, कारण ये था कि जो है अभी आगे हम लोग उस पर बात करेंगे। कारण जो तात्कालिक कारण बना 1916 में साथ आने का, वो ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार की सहायता करी, उसी समय मुस्लिम लीग से भी जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, कहा कि वो शामिल हों, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करें, ब्रिटिश की सहायता करें। उस समय जो है लीग ने भी इस शर्त पर जो है ब्रिटेन की सहायता की थी कि वो तुर्की अगर हार जाता है, विश्व युद्ध में तुर्की भी था, अगर उसको ब्रिटेन हरा देता है तो वो वहां पर धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे युद्ध शुरू होता है, ब्रिटेन शामिल हुआ, टर्की शामिल हुआ, तुरंत जो है ब्रिटेन के द्वारा टर्की में धार्मिक हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। एक ये भी कारण बनता है कि ये क्या करते हैं, ये जो है इसके कांग्रेस के साथ आने की सोचते हैं मुस्लिम लीग वाले, ठीक है। ये भी एक कारण बनता है। तो संयुक्त अधिवेशन हुआ था, अभी आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये दो जो है घटनाएं प्रमुख थी, ठीक है, याद रखेंगे 1915 में दो घटनाएं। अब जो है हमको पढ़ना है 1916, क्या पढ़ना है 1916, और 1916 के लिए ये मटेरियल पीडीएफ पहले से तैयार किया गया है, तो इसमें थोड़ा सा कम समय लगता है ना। चलिए गुड। अब देखिए 1916 की जो महत्वपूर्ण घटना थी, 1916 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसके बारे में मैं यहीं पर जिक्र कर देता हूं। यहीं पर आपको मैं एक ग्राफ बना के बता देता हूं। 1916 में दो घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण हुई। कौन कौन सी घटनाएं हुई, पहली घटना आपको मैं बता देता हूं यहां पर कि होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। कौन कौन सी हैं, होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना हुई। अब ये भी दो थी, एक जो है तिलक जी का होम रूल था, ठीक है, और एक किसका था, एनी बेसेंट जी का। किसका था, एनी बेसेंट जी का होम रूल था। तो दोनों लोगों का होम रूल आपको मिलेगा, ठीक है। और दूसरी घटना ये थी जो कांग्रेस का अधिवेशन था, कौन सा, लखनऊ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, ठीक है। अब लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें दो तीन जो है विषय एकदम इंपॉर्टेंट आए। अब यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट विषय आए अभी लास्ट में एक बार और हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कौन कौन से आए। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। अध्यक्षता किसने की, तो अंबिका चरण मजूमदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमाम बार पूछा गया है, मैं गिनती नहीं करा सकता, ठीक है, तमाम बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना। मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको किनारे करते हैं ताकि जब हम खड़े हों तो आपको दिखें चीजें, है ना। ये ठीक है।
अब देखिए अधिवेशन ये क्यों महत्वपूर्ण था, तो दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण यहां पर बताया गया है। कौन कौन सा है? 1907 के, देखिए पहली चीज थी कि नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ। विभाजन कब हुआ था? 1907 में। अध्यक्ष कौन थे और कहां पर विभाजन हुआ था? दोनों कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिए। जितने बच्चे कमेंट बॉक्स में, जितने हमारे प्रतियोगी साथी कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हैं, उसी से अंदाजा लगता है कि आप लोग कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1907 में जो है पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, और 1916 में क्या हुआ? नरम दल और गरम दल मिलकर के एक हो गए। मतलब कि पहला समझौता नरम दल और गरम दल का हो गया 1916 लखनऊ अधिवेशन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से। पिछली जब मैंने इस क्लास को पहले बनाया था तो यहां पर मिसप्रिंट हो गया था, इसी को सुधारा गया, फिर से ये क्लास आपको दी जा रही है ना। तो एनी बेसेंट और तिलक जी के प्रयास से क्या हुआ? ये नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया। हालांकि ये समझौता ज्यादा दिन तक टिका नहीं, है ना, और ये जा करके फिर मतभेद होगा और 1918 में फिर ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि नरम दल गरम दल में समझौता हो गया 1916 में। ठीक है, उसके बाद कितने साल बाद हुआ? 9 साल बाद समझौता हुआ, 9-7-16। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो जाता है, और इसमें किसने रोल निभाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायदे आजम, और तिलक जी ने रोल निभाया। किसने निभाया? तिलक जी ने रोल निभाया, एकदम जबरदस्त। तो यहां पर समझौता कराने में नरम दल गरम दल में एनी बेसेंट और तिलक, और यहां पर समझौता कराने में जिन्ना और तिलक जी ने महत्वपूर्ण रोल निभाया था। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। अब यहां पर कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उन घटनाओं को हम लोग एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, पहला है कि मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयास से जब ये 1913 में शामिल हुए, तभी से ये लगे थे कि एक साथ हो। तो इतिहास में पहली बार कब? 1915, जो मैंने आपको बताया कि बंबई अधिवेशन में 1915 बंबई अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ जो है क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता किसने की? SP सिन्हा जी ने इसकी अध्यक्षता की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर जो है पेपर अच्छे से बनाया जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनेगी आपकी, है ना। तो पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ, ज्यादातर लोग 1916 ही लगाएंगे, लेकिन ये 1915। आगे बात करते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने के कारण सरोजनी नायडू जी ने जो है जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, ये समझौता जो 1915 में जब ये हुआ, ठीक है, एक साथ अध्यक्षता हुई, तो सरोजनी नायडू जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। 1916 में एक हो गया हिंदू मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो हिंदू और मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा है? तो ये सरोजनी नायडू जी ने कहा है, एनी बेसेंट जी ने नहीं कहा है दोस्तों, ये सरोजनी नायडू जी ने ही कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसे कहा? जिन्ना को कहा। इसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, जब लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया 1916 में, तो उसे एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लखनऊ पैक्ट, या इसे ही हिंदी में क्या कहेंगे? लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया। क्या जाना गया? लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया। हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जब एक साथ किया गया, ठीक है, और दोनों संगठन ने मिलकर जो योजना बनाई उसे क्या नाम दिया गया? लखनऊ योजना के नाम से जाना गया। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एकता का कारण। तो एक कारण तो मैंने आपको पहले भी बता रखा था, कौन सा? विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ जो ब्रिटेन का धार्मिक हस्तक्षेप हुआ, पहली चीज ये थी। ठीक है, जबकि इसी जो है शर्त पर जो मुस्लिम लीग ने समझौता जो है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश का साथ देने के लिए तैयार हुआ था। दूसरा ये था कि मैंने आपसे बताया था ना कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम लीग की जो मांग थी, अलग एक मुस्लिम के लिए अलग प्रतिनिधित्व की जो मांग थी, उसको क्या किया गया? मान लिया गया। अलग जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को कांग्रेस के द्वारा पहली बार मान लिया गया। अब जब इन्होंने मान लिया तो अब यही तो मुस्लिम लोग चाहते थे कि अलग से उनको मिल जाए निर्वाचक मंडल, और ये कांग्रेस ने मान लिया। तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है इनकी एकता का।
ठीक है। अब देखिए इस एकता, इस समझौते से कुछ भारतीय कांग्रेस के नेता नाराज भी थे, और वो कौन कौन थे ये भी आप ध्यान में रखिए। मदन मोहन मालवीय, ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि कौन से नेता थे जो हिंदू मुस्लिम लीग समझौते से सहमत नहीं थे, और दूसरे थे CY चिंतामणि, ये दोनों लोग उस समझौते के क्या थे, विरुद्ध थे। और उसके बाद इसी समझौते में ये UPPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, UPPCS में, कि जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किस अधिवेशन में दिया था, तो ये 1916 के ही अधिवेशन में तिलक जी के द्वारा दिया गया था, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, यही नारा इनका होम रूल लीग का भी नारा रहेगा। आगे अगर बात करें तो तिलक जी के बारे में एक चीज हम देख लेते हैं कि तिलक जी को जो है 1908 में जेल में भेज दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था तो वहीं पर आपको पता है जब 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल गरम दल में, तो कांग्रेस को कौन चला रहा था, नरम दल आगे बढ़ाने लगा, और जो गरम दल के नेता थे ये स्वदेशी आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ने लगे। ये पूरे भारत में इसको फैलाना चाहते थे स्वदेशी आंदोलन को। उसी के दौरान जो गरम दल के नेता थे जैसे तिलक जी थे और अरविंद घोष थे, लाल बाल पाल, ये सब थे। ठीक है, तो इनको क्या किया गया, इनको किसी ना किसी तरीके से जेल में डाला गया। तो इनको भी, तिलक जी को भी 1908 में जेल में डाल दिया गया 6 वर्ष के लिए, और ये 1914 में वापस आए। वहां पर इन्होंने किताब लिखी गीता रहस्य। कौन सी किताब लिखी, गीता रहस्य। ये बार बार पूछा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे, जेल में ही इन्होंने, मांडले जेल में ही लिखा था। जब ये 1914 में वापस आए तब ये फिर से सक्रिय होना शुरू हुए, और आते आते 1916 में सक्रिय हो गए। अब ये बंबई में रहते थे, तो बंबई से कलकत्ता, यहाँ लखनऊ में आए एक ट्रेन से, और उस ट्रेन का नाम रखा गया होम रूल ट्रेन रखा गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर जो है 1916 की तीसरी सबसे बड़ी घटना जो थी, जिसको आपको याद करना था, कि इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति, जो कि कहां के थे, बिहार के थे, बिहार चंपारण। बिहार चंपारण के किसानों की समस्या ये किससे कहते हैं, गांधी जी से मिल करके बताते हैं। और यही अभी 1917 में इसी के कारण जो है क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह होगा। क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इतनी घटनाएं आपकी यहां पर क्लियर हो गई। अब यहां पर 1916 की जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी, होम रूल लीग, ये कब गठित हुआ, 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया, है ना। अब चलिए, 2 होम रूल लीग, अभी तक आप लोग कंफ्यूजन में रहे होंगे कि 2 हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो आइए दोनों आपका कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा आज। एक होम रूल था तिलक जी का, एक था एनी बेसेंट जी का। एनी बेसेंट जी ने होम रूल शुरू किया किसकी तर्ज पर, तो आयरलैंड के एक व्यक्ति थे रेमंड, उन्होंने वहां पर होम रूल आंदोलन चलाया था। उसी की तर्ज पर भारत में भी होम रूल आंदोलन चलाया गया। होम रूल का मतलब क्या है, होम मतलब घर का शासन, कि मतलब यहां पर हम लोग शासन करेंगे, भले वो अंग्रेजों, केंद्र में अंग्रेजी सत्ता रहे। तो आप कह सकते हैं कि ये पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, बल्कि क्या की गई थी, अंग्रेजों के अंदर में रह करके जो है शासन करने की बात थी, होम रूल लीग की। तो होम रूल लीग को जो है 1916 में किसके द्वारा, तिलक जी के द्वारा चलाया गया सबसे पहले यहां पर भारत में। अब हम बात करते हैं भैया कि 1905 से लेकर के, जब बंगाल का विभाजन हुआ वहीं पर स्वदेशी आंदोलन चला। 1905 के बाद लेकर के 1916 तक, 1905 से 16 के बीच में कोई आंदोलन प्रभावी नहीं चल पाया। तो एक बहुत बड़ा क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया था। अब जब ये 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चला तो ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया, है ना। लोगों ने बहुत जो है पसंद किया, और तिलक जी और एनी बेसेंट जी का जो इनकी लोकप्रियता थी वो तेजी से बढ़ने लगी, है ना। क्या हुआ, इनकी लोकप्रियता जो है वो तेजी से बढ़ने लगी। किसकी किसकी, तिलक जी की और बेसेंट जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब देखिए दोनों लोगों के होम रूल लीग को आप फटाफट से समझ लीजिए। तिलक जी ने जो शुरू किया ये 28 अप्रैल 1906 को शुरू किया। ये बेलगाम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वहीं पर इन्होंने कहा कि शुरू करेंगे, और 1 मई को ये शुरू कर दिया गया। स्थापना इसकी कब हो गई थी, 28 अप्रैल को स्थापना हो गई थी। और
कहां से इसकी शुरुआत की गई, तो पुणे से इसकी शुरुआत की गई, तो याद रखेंगे। अब श्रीमती एनी बेसेंट जी ने क्या किया, इन्होंने सितंबर में अपने होम रूल लीग को शुरू किया 1916 सितंबर में, और दोनों लोगों ने साथ जो है काम करने का निश्चय किया था, यह भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं था कि किसी दुश्मनी की वजह से शुरू किया गया। इन्होंने कहां से शुरू किया, तो मद्रास से शुरू किया। मद्रास में अड्यार एक स्थान है, कहां से, मद्रास के अड्यार से इन्होंने शुरू किया। ठीक है, तिलक जी के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन बने, तो जोसेफ बैप्टिस्टा अध्यक्ष बने। सचिव कौन बने, तो एन.सी. केलकर सचिव बने। जबकि एनी बेसेंट जी के होम रूल लीग के सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल। और अरुंडेल के नाम से आपको याद आ जाना चाहिए अरुंडेल कमेटी। कौन सी कमेटी, अरुंडेल कमेटी 1906, जिन्होंने बंगाल विभाजन पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इन्हीं की रिपोर्ट की तर्ज पर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। ठीक है, अब देखिए इन्होंने अपने होम रूल को फैलाने के लिए क्या माध्यम अपनाया, तो तिलक जी ने क्या माध्यम अपनाया, इन्होंने अपने पत्रों को माध्यम बनाया मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में, ये मैंने पहली ही क्लास में अच्छे से समझाया था। और एनी बेसेंट जी ने अपने दो पत्र को अपना जो हथियार बनाया अपने आंदोलन को फैलाने का। पहला है कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किताबों में पूछ लिया जाएगा आपसे कि कॉमनवेल्थ पत्र जो है वो किसने संपादित किया था, तो आप बताएंगे श्रीमती एनी बेसेंट जी ने इसका संपादन जो है किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, इतनी सारी चीजें आप समझ गए। इसको आप लोग नोट भी करते रहिए, नोट नहीं करेंगे तो बाद में कहेंगे कि जो है भूल गया या फिर याद नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका क्षेत्र क्या क्या था। क्षेत्र तो यहां पर हमने टाइप नहीं किया है, फिलहाल मैं बताता हूं। तिलक जी के जो होम रूल लीग का क्षेत्र था, ये था इनका कर्नाटक था, ठीक है, महाराष्ट्र था, बंबई को छोड़ के महाराष्ट्र, और इनका था जो है मध्य प्रांत था उस समय, मध्य प्रांत, और बरार क्षेत्र जो था, ये चार क्षेत्रों में इनका था। बाकी जो पूरे भारत में किनका था, होम रूल लीग जो एनी बेसेंट जी का था वो पूरे भारत में था। अखिल भारतीय जो था वो एनी बेसेंट जी का था। तिलक जी का क्या था, ये सीमित क्षेत्र में था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी सारी चीजें आपने अच्छे से देख ली। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि होम रूल लीग की दोनों शाखाओं को मिलाकर एक कब किया गया, तो ये 1918 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि होम रूल लीग के कारण लोकप्रियता इतनी बढ़ गई। देखिए एनी बेसेंट जी को जेल में भेज दिया गया 1917 में, ये जेल से छूट करके आई। उसके बाद जो है तिलक जी ने क्या किया, तिलक जी के प्रस्ताव पर जो है 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अभी 1917 में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ, और उसमें श्रीमती एनी बेसेंट को क्या किया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी जो क्या हुई, कांग्रेस की अध्यक्ष हुई। अब यहीं पर देख लीजिए, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब महिला अध्यक्ष कितनी हुई है कांग्रेस की, ये भी देख लीजिए। महिला अध्यक्ष किसकी, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, ये मैंने बताया भी है आपको। तो 3 महिलाएं, आजादी से पहले की बात है, आजादी से पूर्व, ठीक है, आजादी से पूर्व की बात हो रही है। 3 महिलाएं हुई, पहली हुई 1917 में, दूसरी हुई 1908, जोड़ दीजिए इसी में, 8, 7, 15, 25 में, और 8 इसमें जोड़ दीजिए 1933 में हुई। ठीक है, ये वाला अधिवेशन कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ। ठीक है, फिर ये कानपुर में हुआ, और इसके बाद हुआ कलकत्ता में हुआ, याद कर लेंगे। ठीक है, और इसमें कौन बनी, तो इसमें बनी एनी बेसेंट जी बनी। ठीक, दूसरी कौन बनी, सरोजनी नायडू जी बनी, और तीसरी कौन बनी, तो नलिनी सेन गुप्ता। कौन बनी, नलिनी सेन गुप्ता बनी। चलिए महिलाओं की बात हो गई, तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए कि पहली बार, ठीक है, पहली बार कांग्रेस को किस महिला ने कांग्रेस की सभा को संबोधित किया था, पहली बार कांग्रेस की सभा को किस महिला ने संबोधित किया था, नाम आपको बताना है, कब किया था और किस अधिवेशन में किया था, ये सारी चीजें आपको बतानी है। वो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए
अब जो है ये 1916 की पूरी घटना आपकी क्या हो जाती है समाप्त। ठीक है, अब हम आएंगे 1917 की घटना पर। चलिए 1916 से फिर हम आ गए 1917 की घटना पर। अब देखिए 1916 में ही 1917 की घटना की नींव पड़ गई थी। आप कहेंगे कैसे पड़ गई थी? तो हमने बताया 1916 लखनऊ अधिवेशन, वहां पर क्या हुआ दोस्तों कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से बताया कि चंपारण में कुछ समस्या चल रही है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई घटना। तो क्या क्या 3 घटनाएं हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। कितनी घटना पढ़ेंगे? 3 घटना। पहला मैं आपको बता देता हूं, चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चंपारण सत्याग्रह। अब इसका क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए परेशान ना होंगे। दूसरा जो है कांग्रेस अधिवेशन, कौन सा? कलकत्ता वाला अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 ये मेन है। और एक है मॉन्टेग्यू की घोषणा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जल्दी पढ़ने को मिलता नहीं है, लेकिन यहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अच्छे से। मॉन्टेग्यू की घोषणा, तो ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आज इस 1917 में आपको पढ़ना है। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या क्या है। चंपारण सत्याग्रह, ये जो है 1917 में कहां पर? चंपारण बिहार में होता है। ठीक है, छोटा सा एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कहां पर? बिहार में, और ये भारत में, ठीक है, सत्याग्रह का पहला प्रयोग था गांधी जी का। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ये आपको यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, प्रथम प्रयोग था। अब कहेंगे कि भैया भारत में प्रथम प्रयोग था, क्या इससे पहले भी कहीं इन्होंने किया था? तो यस, जरूर किया था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहां पर? ये किया था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। ठीक है, ये चंपारण की घटना क्यों हुई थी? तो ये थी तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए, तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए हुई थी। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए ये हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, ये कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इसको आप यहीं समाप्त कर लेंगे इसी समय। ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट, अभी मैंने पीछे बताया कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था, तिलक जी के प्रस्ताव पर बनी थी। तो ये भी आप समझ गए, तो ये पहली महिला अध्यक्ष थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। ये टॉपिक यहीं खत्म। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू घोषणा हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यही जो है कांग्रेस के दूसरे विभाजन की नींव, क्या होगा? कांग्रेस के दूसरे विभाजन की नींव पड़ जाएगी। ठीक है, कांग्रेस के दूसरे विभाजन की नींव यहीं से पड़ती है, और 1918 में क्या होता है? विभाजन हो जाता है। 1918 में कांग्रेस का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 1918। ठीक है, तो आपकी 2 घटना, चंपारण और ये मॉन्टेग्यू घोषणा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको मॉन्टेग्यू घोषणा पढ़ाता हूं, फिर चंपारण पढ़ेंगे, क्योंकि गांधी जी वाला शुरू हो जाएगा। देखिए गांधी जी का युग शुरू हो चुका था, लेकिन अभी गांधी जी उतने सक्रिय नहीं थे। तो गांधी युग 1919 से हम लोग शुरू करेंगे। जब अगली क्लास होगी तो उसमें गांधी जी के बारे में हम पूरा आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आइए मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, ये है आपका मॉन्टेग्यू घोषणा। अब बात आई कि मॉन्टेग्यू था कौन? ये 1917 में घोषणा होती है। मॉन्टेग्यू था कौन? तो 1917 में जो ब्रिटेन का पीएम था, ठीक है, पीएम जो था ब्रिटेन का, लॉयड जॉर्ज। कौन था? लॉयड जॉर्ज था। इसने जो है मॉन्टेग्यू को क्या बनाकर भेजा? वायसराय बनाकर भेजा भारत में। कहां भेजा? वायसराय बनाकर भेजा भारत में। ठीक है, और जब ये भारत में आया, तो अब क्यों भारत में भेजा ये भी समझ लीजिए। क्योंकि उस समय होम रूल लीग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और ब्रिटेन में कुछ चुनाव होने वाले थे।
इसको लग रहा था कि चुनाव में हम हार जाएंगे, इसीलिए इसने भारत में किसे भेजा, मॉन्टेग्यू को भेजा। इसे भेजा, मॉन्टेग्यू को भेजा। और दोस्तों ये जब भारत में आया मॉन्टेग्यू तो इसने एक अपनी घोषणा की। अब उस घोषणा में मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की, ठीक है, मेन चीज है ये, पढ़ते चलिए। मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की और घोषणा में इसने एक शब्द का प्रयोग किया, और शब्द कौन सा था, याद रखना है, भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन। क्या थी, भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन। ये शब्द पहली बार प्रयोग हुआ था किसी अंग्रेज के द्वारा, भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन, है ना। तो जैसे ये उत्तरदायी शासन, ये शब्द का प्रयोग हुआ, तो जो उदारवादी नेता थे वो फिर से लालच में पड़ के किसकी तरफ पहुंच गए, मॉन्टेग्यू की तरफ पहुंच गए। लेकिन जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने इस घोषणा का विरोध किया। तो इस शब्द पर, इस घोषणा पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई दो तरीके से। किस तरीके से आई भैया, कांग्रेस की दो तरीके से प्रतिक्रिया आई। अब आप कहेंगे कि कौन कौन सी प्रतिक्रिया आई, तो पहली जो प्रतिक्रिया थी वो उदारवादियों की थी। किसकी थी, उदारवादी दल की प्रतिक्रिया थी। उदारवादी दल ने इस घोषणा को क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो घोषणा है ना, ये भारत का मैग्ना कार्टा है। क्या है, मैग्ना कार्टा है, मतलब कि अधिकार पत्र है, ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा कह दिया। लेकिन जो उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेता में तिलक जी ने एक जो है बयान दिया। तिलक जी कौन थे, उग्रवादी थे, ठीक है, उग्रवादी थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसकी घोषणा को कहा बिना सूर्य के, या सूर्य विहीन लिख दीजिए, बिना सूर्य के, सूर्य विहीन उषा काल। क्या कहा, सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा किसने दी इसकी घोषणा को, तो इन्होंने, तिलक जी ने कह दिया सूर्य विहीन उषा काल कह दिया। तो यहीं पर दोनों में ये अधिकार पत्र कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, सूर्य विहीन उषा काल, ऐसी सुबह जिसमें सूर्य ही ना हो, तो ऐसी सुबह किस काम की, है ना। तो सूर्य विहीन उषा काल का मतलब इन्होंने आलोचना की, इन्होंने सपोर्ट किया। जब यहां पर विचार अलग अलग हुए तो अब आप समझ गए कि नींव पड़ गई कि अब विभाजन भी हो ही जाएगा, है ना, विभाजन भी हो ही जाएगा। 1916 में जो समझौता हुआ था नरम दल गरम दल में, तो ये समझौता 1918 में अभी टूट जाएगा। और जो मुस्लिम लीग का समझौता था ये 1922 में टूट जाएगा। कब, जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाएगा तब टूट जाएगा। तो इतनी चीजें आपने इस घोषणा के बारे में अच्छे से देख ली, ठीक है। अब देखिए आगे का घटनाक्रम क्या होता है। जब 1917 में ये मॉन्टेग्यू घोषणा कर देता है तो फिर अब मॉन्टेग्यू किसके पास जाता है, चेम्सफोर्ड के पास जाता है। अब आप कहेंगे ये चेम्सफोर्ड नाम की तितली कौन सी है ना, चेम्सफोर्ड नाम की कौन सी तितली आ गई बीच में, तो ये कोई तितली नहीं है, ये तत्कालीन वायसराय था। कौन था, तत्कालीन वायसराय था, ठीक है। उस समय वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था, और मॉन्टेग्यू क्या था, ये भारत सचिव था, ठीक है। दोनों आप याद रखेंगे। अभी ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपको एक पढ़ने को मिलेगा, 1919 में आता है ना। वो इसीलिए आता है, जैसे मार्ले मिंटो सुधार था 1909, उसके 10 साल बाद कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आएगा। तो ये महोदय जाते हैं किससे मिलने, चेम्सफोर्ड से मिलने जाते हैं, ठीक है। घोषणा के बाद कि उत्तरदायी शासन की घोषणा के बाद ये चेम्सफोर्ड से मिलने गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कमेटी का गठन किया। किसका, एक कमेटी बनाई, ठीक है, कमेटी बनाई। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1918 में। क्या हुआ, 1918 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब बस विभाजन होने ही वाला है। यही जो रिपोर्ट थी, यही भारत शासन अधिनियम 1919 बनती है, या इसे ही क्या कहा गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या कहा गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। सुधार अधिनियम 1919 बनता है, यही ये अधिनियम है 1919 बनता है, या यही भारत शासन अधिनियम, कौन सा,
भारत शासन अधिनियम 1919 बनता है। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1919, नाम इसका अलग अलग है। ठीक है, तो यही आधार बनती है, यही रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट क्या बनती है, इस अधिनियम का आधार बनती है। अब समझिए, जब ये रिपोर्ट आई तो आपको पता है कि गरम दल के नेता तो जाहिर सी बात है इसको बाहर कर देंगे, है ना, तो उन्होंने विरोध कर दिया भैया सीधे सीधे। लेकिन उदारवादियों ने क्या किया, इसका स्वागत किया। क्या किया, स्वागत किया। इस रिपोर्ट का स्वागत किसने किया, उदारवादियों ने किया। और उदारवादियों में भी कौन थे, तो उदारवादियों में भी थे बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मैं लिख दे रहा हूं SN बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया, इसका स्वागत किया। ये सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ये आपको पता है। और अगर मैं कहूं कि इनकी एक उपाधि थी बंबई का बेताज बादशाह, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और यही एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता थे, चर्चित नेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जो पहला अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें ये शामिल नहीं हो पाए थे। इनकी एक संस्था थी, कौन सी, इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, 1877 में। हाँ, ये भी सुधार कर लीजिएगा, शायद मैंने गलती से शुरू में 79 बता दिया था, तो ये 77 में है, याद रखेंगे। ठीक है, ये वहां पर गए थे इसीलिए ये शामिल नहीं हो पाए थे, तो ये चीज यहां पे ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए, अब जब उदारवादी नेताओं ने इसका स्वागत किया तो क्या हुआ, वहीं से फूट पड़ गई। अब स्वागत कब किया था, तो ये भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए, इन्होंने स्वागत किया। स्वागत में इन्होंने एक अधिवेशन रखा। 1918 में विशेष अधिवेशन रखा गया। कौन सा, विशेष अधिवेशन रखा गया, ध्यान से समझिएगा, अधिवेशन है ये, विशेष अधिवेशन रखा गया कांग्रेस का। कहां पर रखा गया, ये रखा गया दोस्तों बंबई में। कहां पर रखा गया, बंबई में। अब ध्यान से समझिए, 1918 का विशेष अधिवेशन रखा गया बंबई में, और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता की। किसने की, हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता की। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं स्क्रीन, आगे बढ़ा देता हूं। 1918 में जब अध्यक्षता हुई, 1918 में, ठीक है, तो हसन इमाम ने अध्यक्षता की। अब यहां पर जो है वो आप नोट कर लीजिएगा पीछे से, यहां पर ये दो गुट बट गए। एक तो था नरम दल बना, ठीक है, और एक बना गरम दल। अब अगर आपको याद हो तो 1907 में जो विभाजन हुआ था उसमें गरम दल ने स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया और नरम दल ने क्या किया, नरम दल ने कांग्रेस को आगे बढ़ाया था। लेकिन यहां पर जो नरम दल है ये कांग्रेस से स्वयं अलग हो जाता है। क्या होता है, कांग्रेस से अलग हो जाता है। ठीक है, और गरम दल क्या करता है, आगे जो है कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। कौन, गरम दल आगे इसका नेतृत्व करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर जब ये अलग हो जाते हैं तो ये एक पार्टी का गठन करते हैं, उदारवादी, राष्ट्रीय उदारवादी संघ। क्या है, एक पार्टी का गठन करते हैं। यहां लिख लीजिए कि पार्टी का गठन करते हैं। और ये गठन आपसे पूछेगा तो 1918 इसका उत्तर होगा। राष्ट्रीय उदारवादी संघ, कौन सा, उदारवादी संघ, राष्ट्रीय उदारवादी संघ का जो है गठन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को कहते हैं नेशनल लिबरल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उदारवादी संघ की जो है ये लोग स्थापना करते हैं। कौन, किसके जो है नेतृत्व में किया जाता है, तो इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, SN बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया था, इसका जो है नेतृत्व किया था। ये ध्यान में रखेंगे और ये आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है यहां पर विभाजन। अब आप समझ गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कैसे जो है, मॉन्टेग्यू की घोषणा कैसे विभाजन का आधार बनती है। ये हो गया विभाजन भैया। अब ये आपने देख लिया, यहां पर जो महत्वपूर्ण घटनाओं में हम लोग देखने वाले थे, मॉन्टेग्यू की घोषणा समाप्त हो गई। चंपारण अब सत्याग्रह की बात हम लोग करते हैं। चलिए,
1917 की जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है वो है चंपारण सत्याग्रह। कौन सी घटना है? चंपारण सत्याग्रह। अगर बहुत जिसको जल्दी है वो वीडियो को तेज कर ले भैया, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की घटना बनती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये चंपारण जो है ये कहां पे है? बिहार में है। चंपारण कहां पे है भैया? बिहार में है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। घटना कब होती है? 1917 में होती है। क्या है चंपारण बिहार की घटना, ये समझिए। तो एक था तिनकठिया पद्धति। क्या है कहानी, आप लोग समझिए। तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए ये चंपारण सत्याग्रह चलाया गया, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नोट करते रहिए। समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। अब यहां पर जैसे बात आई तिनकठिया पद्धति, तो अब दिमाग में आएगा कि ये तिनकठिया पद्धति है क्या, है ना। तिनकठिया पद्धति है क्या? तो तिनकठिया पद्धति के बारे में समझिए कि 1900 के शुभारंभ में, 19वीं सदी के आरंभ में ही जो अंग्रेजी बागान मालिक थे, बागान मतलब जो खेतिहर, बड़े खेतिहर आप कह सकते हैं, किसान, उनके हाथ में बहुत सारे जो किसान एक साथ रहते थे, ठीक है। तो जो बागान मालिक थे उन्होंने क्या किया? एक समझौता किया चंपारण के किसानों के साथ। क्या किया? उन्होंने कहा कि जितनी भूमि है उनकी, किसानों की कुल भूमि का 3/20वें भाग पर क्या करना है? 3/20वें भाग पर किसकी खेती करनी है? तो नील की खेती करनी होगी। क्या करनी होगी? नील की खेती करनी होगी। ये एक अनुबंध लगाया गया 3/20वें भाग पर। ये पूछता है कि तिनकठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती अनिवार्य था? तो 3/20वें भाग पर नील की खेती को क्या किया गया? अनिवार्य कर दिया गया। अब दोस्तों क्या हुआ, उस समय नील की मांग बहुत ज्यादा थी, भारत में नील का उत्पादन ज्यादा था क्योंकि मिट्टी एकदम उसी के अनुरूप थी, ठीक है। तो इसी से जो है क्या करते थे, नील से रंग बनाए जाते थे, कृत्रिम नील से रंग बनाए जाते थे, उनका प्रयोग प्रिंटिंग और अन्य चीजों में किया जाता था। लेकिन 19वीं सदी के प्रारंभ में ऐसा होता था। अंत में क्या हुआ, 19वीं सदी के अंत में जो है, देखिए जर्मनी में क्या हुआ, कृत्रिम स्याही का क्या हुआ, जर्मनी में जो है कृत्रिम स्याही का आविष्कार हो गया। क्या हुआ? 1920 के आरंभ में, ध्यान दीजिएगा, 19वीं सदी के अंत में, ठीक है, 19वीं सदी के अंत में क्या होता है, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में रासायनिक नील का जो है खोज हो जाती है, आविष्कार हो जाता है। रासायनिक नील का आविष्कार जर्मनी में होता है, ठीक है। और जैसे ही ये आविष्कार जर्मनी में होता है, अब इस वाले नील का काम क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब चंपारण के किसान चाहते हैं कि इस अनुबंध से हमको छुट्टी मिल जाए, लेकिन छुट्टी ना देकर के जो अंग्रेज बागान मालिक थे वो इनसे काफी ज्यादा मुआवजा मांग रहे थे कि पहले मुआवजा जमा करो फिर हम जाकर के आपको छुट्टी देंगे, ठीक है। इस मुआवजे का विरोध किसान कर रहे थे सब। अब क्या हुआ, राजकुमार शुक्ला जी ने क्या किया, गांधी जी को यह सूचना दी। तो गांधी जी आए, उन्होंने जांच पड़ताल की। गांधी जी ने जब पूरी जांच पड़ताल की तो उन्हें लगा कि बात सही है, तो इन्होंने सरकार से क्या किया, मांग रखी गांधी जी ने भी। तो सरकार ने जो है, जब सरकार ने भी देखा तो कहा ठीक है भैया, विरोध तो पहले किया, लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनाई। कौन सी? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई गई, ठीक है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी, जिसके सदस्य कौन बने, गांधी जी भी उसमें एक सदस्य रखे गए। क्या हुआ, गांधी जी भी उसमें एक सदस्य रखे गए। इस कमेटी ने जांच की और इस कमेटी ने निष्कर्ष निकाला कि बात सही है, इस अनुबंध को रद्द करना चाहिए। तो इसी कमेटी के रिपोर्ट पर क्या हुआ, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट पर क्या हुआ, जो तिनकठिया पद्धति थी वो समाप्त हो गई। क्या किया गया, तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जितने हमारे साथी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, ठीक है। और एक काम और किया गया, जितना अवैध धन वसूला गया था, ठीक है, अवैध धन वसूली का 20%, माफ कीजिएगा 25%,
क्या हुआ, वसूली का 25% किसानों को वापस भी कराया गया। ठीक है, तो ये जो है कमेटी के निर्णय के बाद ये आया। अब यहां पर एक प्रश्न पूछता है कि चंपारण जो सत्याग्रह था उसका विरोध किसने किया था। चंपारण सत्याग्रह का विरोध एक व्यक्ति थे NG रंगा, तो इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, ये भी आप नोट करेंगे। अब जब ये आंदोलन सफल हुआ तो सफल होने के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। महात्मा की क्या दी गई, उपाधि दी गई। किसने दी, तो टैगोर जी ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहीं पर इनको महात्मा की उपाधि दी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महात्मा की उपाधि किसने दी, टैगोर जी ने। किसे, गांधी जी को दी। ठीक है, टैगोर जी ने किसे दी, गांधी जी को दी। कब दिया, चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद। और चंपारण आपको पता है भारत में पहला प्रयोग था सत्याग्रह का गांधी जी का, तो ये आप समझ गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1918, तो ये 1917 की घटना हो गई, अब 1918 की घटना हो गई। आगे चलते हैं। जैसे ही चंपारण सत्याग्रह सफल होता है तो गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती है। अब उसके बाद 1918 में फिर ये सत्याग्रह जो है आंदोलन करेंगे, दो विशेष आंदोलन करेंगे। 1918 की 3 घटनाएं मैं आपको बताता हूं। पहला तो था कांग्रेस विभाजन, जिसको हमने पढ़ लिया। कांग्रेस विभाजन विशेष अधिवेशन कहां पर हुआ, विशेष अधिवेशन हुआ हसन इमाम के उसमें अध्यक्षता में। विशेष अधिवेशन आपका कहां पर रखा गया था, ये रखा गया था आपका बंबई में। ठीक है, चलिए विशेष अधिवेशन आपका बंबई में रखा गया। 1918 में ये हो गया विभाजन, ये आपने अलग कर लिया। अब 2 घटनाएं और महत्वपूर्ण बनेंगी। एक बनेगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन। और दूसरी जो घटना महत्वपूर्ण बनेगी, ये बनेगी खेड़ा सत्याग्रह। कौन सी, खेड़ा सत्याग्रह। अब यहां पर क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए, दोनों का मेन पॉइंट आपको मैं यही बताता हूं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू क्यों हुआ था, ये इसलिए शुरू, देखिए चंपारण में क्या था, 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए। अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन क्यों हुआ, तो यहां पर दोस्तों प्लेग आ गया था। ठीक है, 1917-18 में प्लेग आ गया था। प्लेग की वजह से जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे वो कह रहे थे कि हमको बोनस दिया जाए, और वो भी कितने प्रतिशत, 35% बोनस दिया जाए। कितने प्रतिशत, 35% बोनस दिया जाए। लेकिन जो है बोनस के लिए कितना देने को तैयार हुए थे, मालिक जो थे वो 20% देने को तैयार थे, जो मिल मालिक थे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्लेग बोनस को लेकर के, ठीक है, प्लेग बोनस को लेकर के ये वाला आंदोलन हुआ। खेड़ा सत्याग्रह में किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, तो उन्होंने कर माफ करने के लिए सरकार से आग्रह किया, लेकिन नहीं हो रहा था, तो ये कर माफी के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो आपने समझ लिया, पहला कौन सा, चंपारण 3 कठिया पद्धति, मिल मजदूर प्लेग बोनस के लिए, और जो है खेड़ा सत्याग्रह कर माफी के लिए चलाया गया। अब एक एक घटना हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। पहली घटना हमारी है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद, ये देखिए वैसे तो है छोटा टॉपिक, लेकिन इसको समझेंगे नहीं तो बार बार भूलेंगे। मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। अब देखिए इसका क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। हुआ तो था खेड़ा, और ये अहमदाबाद भी गुजरात में है, खेड़ा भी गुजरात में है, तो हुआ तो था दोनों आंदोलन गुजरात में, लेकिन पहले अहमदाबाद वाला हुआ था, फिर ये वाला हुआ था खेड़ा, और इन दोनों से पहले चंपारण का हुआ था। ध्यान में रखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहां पर जो है 1918 में क्या हुआ, 1918 शुरुआत में ही प्लेग आया। क्या आया था, प्लेग नामक बीमारी फैल गई। प्लेग नामक बीमारी फैलने की वजह से जो कर्मचारी थे, ठीक है, जो वहां के कर्मचारी थे, वहां के मिलों के कर्मचारी थे, इन्होंने कहा कि हमें 35% बोनस दिया जाए ताकि हम लोगों की बीमारी से थोड़ा सा राहत मिल जाए, है ना। लेकिन क्या हुआ कि जो वहां के मालिक लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम 35 नहीं, ये 35% उन्होंने मांगा, हम 20% केवल बोनस देंगे।
प्लेग बोनस हम केवल क्या करेंगे, 20% ही देंगे। अब जो है इसी को लेकर के क्या हुआ, कर्मचारियों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे क्या कहा गया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहा गया। ठीक है, आंदोलन शुरू हो गया। अब ये लोग मान नहीं रहे थे, तो गांधी जी को यहां पर बुलाया गया। गांधी जी ने पहले तो इसकी जांच की। गांधी जी ने क्या किया, पहले तो इसकी जांच की। ठीक है, हाँ ठीक है, गांधी जी ने पहले तो इसकी जांच की। जब गांधी जी को पता चला कि बात बिल्कुल सही है, तब इन्होंने डिसीजन लिया कि अब आगे क्या करना है। तो उससे पहले ही यहां के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम मैं आपको बता देता हूं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। एक है अंबालाल साराभाई। देखिए, ये हैं अंबालाल साराभाई। यहीं से कहानी समझिए, मजा आएगा आपको। अंबालाल साराभाई ये एक व्यक्ति हैं, और ये क्या है, ये वहीं पर मिल मालिक हैं। ठीक है, अहमदाबाद में ये मिल मालिक हैं। और जो दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति और आपको समझने हैं, एक है अनुसुईया बेन। कौन है, अनुसुईया बेन। ठीक, और दूसरे जो है गांधी जी, जब वहां पर आ जाते हैं तब। ठीक है, दूसरे आपके गांधी जी हैं। अब ध्यान से समझिए कि गांधी जी और अंबालाल साराभाई में कैसा व्यवहार है, मित्रवत व्यवहार है। ये मित्र है। कैसे, अंबालाल साराभाई ने साबरमती जब आश्रम बनाया जा रहा था, ठीक है, जब गांधी जी वापस आए, साबरमती आश्रम बनाया इन्होंने, तो साबरमती आश्रम बनाते टाइम बहुत ज्यादा इन्होंने धन जो है गांधी जी को दिया था, मतलब कि सहयोग किया था। तो जब गांधी जी वापस आ रहे थे यहां मिल मजदूर आंदोलन के लिए, तो इन्होंने सोचा, अरे अब तो हमारा काम हो ही जाएगा, गांधी जी तो हमारे पक्ष में रहेंगे। ठीक है, और वहीं पर एक और नाम था अनुसुईया बेन, जो कि क्या थी, अंबालाल की बहन थी। और यही अनुसुईया गांधी जी की सबसे बड़ी इस आंदोलन में सहयोगी थी। भले ये मिल मजदूर की बहन थी, जैसे फिल्मों में नहीं होता था कि जो है मिलों में मजदूरों का हड़ताल चल रहा है, तो उसकी जो लड़की होती थी मालिक की, वो मजदूरों के साथ, हीरो मजदूर में होता था, उसके साथ मिल जाती थी। तो सेम यहां पर भी हुआ था, है ना। तो गांधी जी की प्रमुख सहयोगी अनुसुईया बेन थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है कि जब गांधी जी पूरी जांच पड़ताल करते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि बात बिल्कुल सही है भाई, बोनस 35% होना चाहिए, लेकिन मिल मालिक नहीं मान रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि अब हम लोग अनशन करेंगे 3 दिन का। कितने दिन का, 3 दिन का। और यही भूख हड़ताल हुई। क्या हुई, भूख हड़ताल हुई, यही वाली। और यही जो आपसे कहा जाता है कि प्रथम भूख हड़ताल, गांधी जी ने भारत में पहला भूख हड़ताल, तो ये प्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग था। प्रथम प्रयोग भूख हड़ताल का कहां पर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया, और सत्याग्रह का चंपारण में किया। ठीक है, तो प्रथम भूख हड़ताल किया। इसके बाद क्या होता है, हड़ताल के बाद जो मिल मालिक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। जो मिल मालिक होते हैं वो गांधी जी के इससे क्या होते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होकर इन्होंने कहा ठीक है कि हम जो है राजी होंगे। ये मामला कहां गया, गांधी जी ने अपनी रिपोर्ट किसे दी, ट्रिब्यूनल को दी। तो ट्रिब्यूनल में मामला गया। ट्रिब्यूनल मतलब न्यायाधिकरण, क्या है, न्यायाधिकरण में मामला गया। और ट्रिब्यूनल ने अपना जो फैसला सुनाया, उसने क्या कहा, ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि भाई 35% बोनस जो है मजदूरों को मिलना चाहिए। तो ये आप समझ गए कि 35% जो है जैसे ही उनको मिल गया, तुरंत ये आंदोलन हो गया समाप्त। ठीक है, तो 35% बोनस समाप्त। अब आपने समझ लिया कि पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल, ठीक है, पहला सत्याग्रह चंपारण, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करनी है दूसरी जो महत्वपूर्ण अगली घटना है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन सी घटना थी। देखिए, एक मिनट, चलिए यहां पर समझते हैं मेन मेन घटनाएं हमने कहां लिखी थी। हाँ, यहां देखिए, तो हमने अहमदाबाद मिल मजदूर वाला पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं खेड़ा सत्याग्रह की ओर। चलिए, अगली जो घटना थी वो थी खेड़ा सत्याग्रह।
ये आज की लास्ट घटना है, हम इसको जल्दी से पढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा भी गुजरात में ही है। तो अहमदाबाद के बाद गांधी जी कहां चले गए? खेड़ा सत्याग्रह में गए। अब यहां पर देखिए क्या हुआ था कि 1917-18 के दौरान, 1917-18 के दौरान वहां के जो किसान थे उनकी फसल क्या हुई थी? फसल खराब हो गई थी। ठीक है, फसल क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। अब आप कहेंगे किसान कौन थे? तो कुनबी पाटीदार किसान थे। कौन थे? कुनबी पाटीदार किसान। ठीक है, उनकी जो फसल बर्बाद हो गई थी और वहां पर जो है देखिए अंग्रेजों की अकाल संहिता एक थी, अकाल संहिता बनाई गई थी और इस संहिता में कहा गया था कि अगर अकाल पड़ता है तो क्या होना चाहिए? कर को माफ कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? कर को माफ कर देना चाहिए। इसी को लेकर के ये जो कुनबी पाटीदार किसान लोग थे, इन्होंने सरकार के सामने मांग रखी, सरकार के समक्ष क्या रखी? इन्होंने मांग रखी। किसके लिए? कर में छूट के लिए मांग रखी, कर में छूट के लिए मांग रखी। लेकिन सरकार ने क्या किया? इसको अनदेखा किया, सरकार ने सुना ही नहीं। ठीक है, सरकार ने क्या किया? अनदेखा कर दिया। अब क्या हुआ? जैसे अनदेखा किया तो इन किसानों ने मिल करके क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया। क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले व्यक्ति थे मोहन लाल पांड्या। क्या नाम था उनका? मोहन लाल पांड्या। मोहन लाल पांड्या, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि कर नहीं देना है, कर नहीं देना है। मतलब कि माफी तो छोड़िए, मतलब कि छूट छोड़िए, कर ही नहीं देना। यह प्रश्न पूछ सकता है। खेड़ा सत्याग्रह में पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कहा कि कर नहीं देना चाहिए? मोहनलाल पांड्या ने कहा। दूसरे व्यक्ति बनेंगे गांधी जी आएंगे, जिन्होंने इसको समाप्त ही करवा दिया। अब क्या हुआ? उसके बाद गांधी जी को बुलाया गया। अब गांधी जी आए तो उन्होंने फिर जांच पड़ताल की, क्योंकि गांधी जी वकील थे, बिना जांच पड़ताल के कोई काम नहीं करते थे। जब इन्होंने जांच पड़ताल की तो इनको मिला कि बात तो सही है भाई, अकाल आया, मतलब कि अकाल उस तरीके से पड़ा था, फसल बर्बाद हो गई थी, तो कर में छूट मिलनी चाहिए। वहां पर जब गांधी जी गए तो वहां से जिला अधिकारी ने इनको आने से ही रोका, लेकिन गांधी जी पहुंचे, जबरदस्ती पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भैया वहां पर भी एक आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी के साथ में दो लोग और थे, इंदुलाल याज्ञिक। जब गांधी जी वहां पर पहुंचे तो इनके सहयोगी दो लोग थे, इंदुलाल याज्ञिक, याद रख लीजिएगा, नाम हो सकता है पूछ ही ले, इंदुलाल याज्ञिक और सरदार पटेल जी थे। ठीक है, इन्होंने पहुंचकर वहां पर जांच पड़ताल की और इनको मिला कि बात सही है, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद गांधी जी ने खुद क्या किया? गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया और उसके बाद जो है सरकार को विवश होकर के इनकी बात को मानना पड़ा और अंत में क्या हुआ? सरकार ने एक गुप्त आदेश निकाला। क्या किया? गुप्त आदेश निकाला और उसमें क्या किया? उसमें लिखा कि जो कर देने योग्य हैं, क्या हैं? जो कर देने योग्य हैं उन्हीं से कर लिया जाए। क्या है? योग्य हैं, उन्हीं से कर लिया जाए। ठीक है, उन्हीं से कर लिया जाए। ये जो है ये रहा। अब इसी के साथ क्या हुआ? ये वाला आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना? तो आज की क्लास जो है यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। आपको पता है आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा 12 से हार्डिंग बम कांड, 13 में गदर पार्टी, 14 में आए तो कामागाटो-मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, 15 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साथ पहली बार अधिवेशन हुआ बंबई में, और एक और हुआ गांधी जी ने भर्ती कराया सेना में ब्रिटिश के लिए युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। 1916 की दो घटना, मुस्लिम लीग की स्थापना और 1916 लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, नरम दल गरम दल के बीच समझौता हो गया। और किसके बीच हुआ? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, 1916 हो गया। ठीक है, 1916 में ही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बताया चंपारण के बारे में, तो 1917 में
चंपारण सत्याग्रह चला 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन, पहली महिला जो है बनी कौन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। तो 1917 की यह घटना आपकी हुई। एक मॉन्टेग्यू घोषणा हुई जो आधार बनी 1918 में कांग्रेस के विभाजन की। तो 1918 में कांग्रेस विभाजन हुआ और क्या हुआ, और जाकर के खेड़ा सत्याग्रह हुआ। हाँ, 1918 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। एक घटना हुई अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना और एक घटना हुई खेड़ा में सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह में पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया गांधी जी ने, अहमदाबाद मिल मजदूर में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया, और खेड़ा सत्याग्रह में जो है ऐसा कुछ नहीं था। खेड़ा सत्याग्रह आप सीधे सीधे समझ लीजिए किसको लेकर के था, तो खेड़ा सत्याग्रह अकाल को लेकर के था, वहां के मजदूरों के कर माफी को लेकर के था। तो अब उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।